बचपन में खेलते खेलते अपने चाचा जी की बंदूक लग गई। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। वो बच्चा अपने चाचा जी के साथ खेतों में काम करने गया। उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब उस बच्चे ने पूछा, चाचा यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। इतने में वो बच्चा अपने घर से एक बंदूक लेकर आया और खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद बंदूक को जैसे ही गड्ढे में डाला तो चाचा जी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने कहा, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूँ जिससे कई बंदूकें पैदा होंगी और हम अपने देश को इन अंग्रेजों से आजाद करवा सकेंगे। ये कहानी है भगत सिंह की। जी हाँ, जमाना था भारत का। ब्रिटिश शासन की छाया में देश अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे के बीच भगत सिंह की कहानी उजागर हो रही थी। गांव की एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाले भगत सिंह की लड़ाई बचपन से ही थी। उनके माता पिता की आत्मा में देशभक्ति की ललक सदाओं भरी रहती थी। बचपन में ही भगत सिंह को देश के प्रति अपना दायित्व समझाया गया। भगत सिंह को कहानियां, कविताएं लिखने का शौक था। उनकी कविताएं उनकी राष्ट्र भावनाओं को बयां करती थी। उनके संविधान के खिलाफ विरोध और आंदोलन उन्हें ब्रिटिश सरकार के निशाने पर ले आया था। एक घटना जिससे भगत सिंह बहुत ज्यादा विचलित हुए वो ये थी, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग घेर लिया। बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता न था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया न जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वे इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष के उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। एक और बड़ी घटना जिसने भगत सिंह को प्रभावित किया वो ये है, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत में एक कील का काम करेगी, और वही हुआ भी।
लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शिवराम ने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को शाम करीब 4:15 बजे अपनी योजना को अंजाम दिया, लेकिन गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स मारा गया। इस दौरान चानन सिंह नाम का एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया, जो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। आइए जानते हैं भगत सिंह जी कैसे गिरफ्तार हुए। ये समय है जब अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। ये दो बिल ऐसे थे जो भारतीयों पर अंग्रेजों का दबाव और बढ़ा देते। फायदा सिर्फ अंग्रेजों को ही होना था, इससे क्रांति की आवाज को दबना भी काफी हद तक मुमकिन हो जाता। अंग्रेज सरकार इन दो बिलों को पास करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, इसे जल्द से जल्द लागू कराना चाहते थे। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने का बीड़ा उठाया। उनका साथ देने के लिए चुने गए थे बटुकेश्वर दत्त। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह ने तो जानबूझकर उस जगह बम फेंका जहां सबसे कम लोग मौजूद थे। विस्फोट से कोई भी मारा नहीं गया। बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे भी नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका प्लान ही ये था। बम फेंकने और गिरफ्तार होने के बीच उन्होंने वहां पर्चे बांटे। पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। मुकदमा चला तो कहा गया दोनों ने एक एक बम फेंका था, लेकिन दत्त की तरफ से बचाव पक्ष के वकील आशिफ अली के अनुसार दोनों बम भगत सिंह ने ही फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त ने मान लिया कि एक बम उन्होंने फेंका था, कारण कि वो भगत सिंह से अलग नहीं होना चाहते थे। ये थी मित्रता की असली पहचान। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर केस चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। वो जेल आज भी वैसी ही है जहां भगत सिंह को 14 जून 1929 और उनके साथियों को जेल में बंद किया गया था। 22 मार्च 1931 को लिखा अंतिम पत्र भगत सिंह जी के द्वारा वो कहते हैं, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। यह अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए जो भी कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी मैं पूरा ना कर सका। फांसी से पहले भगत सिंह आखिरी बार अपनी मां से मिले थे। तब उन्होंने अपनी मां विद्यावती से कहा था, मेरा शव लेने आप नहीं आना और कुलबीर, जो कि उनका छोटा भाई था, को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। जेल में मिलने के लिए आने वाली अपनी मां से भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि वे रोए नहीं, क्योंकि इससे देश के लिए उनके बेटे के द्वारा किए जा रहे बलिदान का महत्व होगा। यह दिन है 23 मार्च 1931। कहते हैं 1 साल और 350 दिनों में जेल में रहने के बावजूद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था, खुशी के मारे। खुशी इस बात की थी कि वो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। लेकिन जब इन्हें फांसी देना तय किया गया था, जेल के सारे कैदी रो रहे थे। इसी दिन भगत सिंह के साथ ही राजगुरु और सुखदेव की भी फांसी तय थी। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। भगत सिंह ने जेल में अपनी कैद के दौरान कई किताबें पढ़ी। जब उन्हें फांसी दी जानी थी, उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जो कि एक क्रांतिकारी थे। जेल में रहने वाली पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उनकी फांसी का समय हो चुका है। भगत सिंह बोले, ठहरिए,
पहले क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। अगले 1 मिनट तक किताब पढ़ी और किताब बंद कर उसे छत की ओर उछाल दिया और बोले, ठीक है, अब चलो। असल में इनकी फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था, परंतु बढ़ती हिंसा को देखते हुए एक दिन पहले यानी 23 मार्च को फांसी देने की योजना बना दी गई। क्योंकि फांसी समय पूर्व और गुप्त तरीके से दी जा रही थी, इसलिए उस वक्त बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। जो लोग वहां मौजूद थे उसमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी थे। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद गले में फंदा डालने से ऐन पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से इनके शवों को ले जाया गया। इन शवों को वही नदी किनारे जलाया जाने लगा। आग देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। अंग्रेज जलते हुए शवों को नदी में फेंककर भाग निकले। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने ही उसके बाद उनका विधिवत अंतिम संस्कार कराया। भारत की आज़ादी के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में वह हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अनवरत लड़ाई का प्रतीक रहेंगे। मां भारती की सेवा, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पण कर देने वाले अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कोटि कोटि वंदन है। अपने प्राणों को त्याग कर करोड़ों युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले महान बलिदानियों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। भगत सिंह कहते थे, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। जय हिंद, जय भारत।